Hello friends, welcome to EduTap. Today I have with me Ms. Leela Sahu, who has recently cleared RBI Grade B exam conducted in 2021. She is from basically Raipur, Chhattisgarh. 2018 mechanical engineering passed out from NIT Raipur. So I first of all welcome you, Leela. Thank you, sir. Good morning, sir. So how are you feeling now? Has the feeling sinked in, and is the party over or is it still going on? No, sir, it's still going on. अब तक ऐसे डाइजेस्ट भी नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि अभी तक कॉल्स और ये सभी चल रहा था, पर अभी भी पासिंग डे जब आप रियलाइज करते हो, जब आप मेल्स आते हैं कि कांग्रेचुलेशंस मिस न्यू आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, तो इट इज समथिंग मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं। मतलब एक अलग ही पीस ऑफ माइंड है, बहुत शांत और ऐसा ठहराव सा लग रहा है जिंदगी में अभी, तो बहुत अलग अलग फीलिंग है अभी। Yeah, and it should be. I mean, it is. I mean, you have cleared one of the most prestigious exams in India, so I think you deserve that. You deserve that feeling, and it should take time to sink in. And to our viewers, guys, this interview is really going to be interesting. She has a very interesting journey from depression to challenges to mistakes. She has gone through all this, so that we should be discussing in this interview. So, Ila, first of all, I would request you to introduce yourself briefly, as you know, what were you doing after 2018 and how did RBI happen? Okay. So, sir, in the final year of my College of NIT Raipur, I did not. I wanted to continue to give civil services, and so I started my civil services preparation. And during the preparation, I studied economics. Got to know how RBI functions, and it was really interesting, really, because fiscal policies of government, and in RBI we have the monetary side of the economy, and we know how important an economy is for the nation. तो थ्रू ऑल दीज बहुत काफी इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ। एंड उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2019 में, बट दैट वाज टोटली अनप्रिपेयर्ड, क्योंकि आई जस्ट थ्रू दैट अटेम्प्ट मैं जानना चाहती थी कि ये एग्जाम क्या डिमांड करता है, हाउ दिस एग्जाम इज लाइक, मतलब जस्ट टू नो द डिमांड ऑफ द एग्जाम आई गिव दैट अटेम्प्ट। और फिर तो दिस ईयर आई वाज रियली फोकस्ड ऑन इट, मुझे पता था कि आई नीड टू क्लियर दिस। तो इस बार पहली मेरी प्रिपेयर्ड अटेम्प्ट है आरबीआई की। तो ऐसे फिर आरबीआई फिर कंटिन्यू किया, फिर मैं काफी फॉर द पास्ट सम टाइम आरबीआई के लिए ही पढ़ रही थी मैं। So basically it was your second attempt, but first serious attempt, if I'm right? Yes, fine. yes, sir. So Ila, now I have a very interesting question for you. When we are preparing for a UPSC, we are suddenly on a high, right? Even those aspirants who are not serious aspirants, when they are preparing for UPSC, it's like IAS की coaching ले रहे हैं कि मतलब जैसे मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. And an aspirant like you who would be seriously aspiring for UPSC, मतलब वो feeling अलग होगी कि मतलब I would be an IAS, IPS, IRS, तो एक अलग high होता है. And then Yes. you started preparing for RBI होल हार्टेडली, तो क्या वो शिफ्ट में थोड़ा चैलेंजिंग था अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करना, और अल्टीमेटली हाउ इट हेल्प्ड यू एंड व्हाट इज योर मैसेज टू अदर यूपीएससी एस्पिरेंट्स आल्सो? यस सर, ऑब्वियसली, क्योंकि हम शुरुआत ही करते हैं, तो हर एक इंसान अगर 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं ना, नोइंग दैट कि सिर्फ 100 लोग आईएएस बन सकते हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू बी एन आईएएस। तो ऑब्वियसली वही था कि हाँ, मतलब एक डायनामिज्म होगा कि ये होगा, तो वो तो अभी भी है, अभी भी आई विल कंटिन्यू जैसा मुझे लगता है वर्क कल्चर के हिसाब से। पर वो मेरे को जाके आरबीआई में समझ में आएगा कि डू आई वांट टू कंटिन्यू और नॉट। पर सर द शिफ्ट, एक्चुअली मैंने जो 2 प्रीवियस अटेम्प्ट्स दिए यूपीएससी में, तो उसमें मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई, इन स्पाइट ऑफ कि मतलब आई वर्कड रियली हार्ड, आई हैव बीन अ टॉपर ऑल थ्रू आउट। तो कहीं ना कहीं अब मेरे को था कि पीपल डू वेट फॉर लॉन्ग कि नहीं और देंगे, मेरे को भी देना है। पर एक्चुअली मैं अगर अपना देखूँ तो आई हैव अ परफेक्ट मिक्स ऑफ, आई गेस ऑप्टिमिज्म तो है, पर आई गेस आई एम वेरी रियली प्रैक्टिकल इन लाइफ कि नो आई नीड अ बैकअप राइट नाउ, नॉट बट आरबीआई तो एक बैकअप की तरह से आया था। बट मैंने फिर और जब जाना कि क्या होता है, कैसे काम होता है, वर्क कल्चर के बारे में और सब कुछ, तो इट वाज लाइक कि बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है आरबीआई में। हम मतलब स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स का तो एक पूरा एक काफी नॉलेज बेस भी रहता है, उसने मुझे काफी हेल्प किया इस एग्जाम को क्लियर करने में। तो पर हाँ, वो सेकंड अटेम्प्ट के बाद अब एक डिसीजन लेना कि नहीं अब आरबीआई देना है, तो ये वाली अटेम्प्ट मैंने पूरा आरबीआई पे फोकस किया है। तो इट वाज अ ब्रेव डिसीजन देन, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई सेल्फ कि मैंने वो ब्रेव डिसीजन लिया। और क्योंकि अब मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, बट एटलीस्ट नाउ आई हैव अ स्टेबिलिटी इन लाइफ। तो ये था बेसिकली। Exactly. I think the words you use now, the difference between optimism and practicality, because optimism is one thing, but then burning out 7-8 years of your precious life
and of your prime when you are young and hardworking in UPSC preparation, I mean, it's really heartbreaking if you're not able to make it after that. So that is a very wise decision, Ela, and trust me, I mean, you are joining an organization which is not less than a UPSC. Now it's upon you. How do you want to contribute? I mean, it's Yes, a sir. huge opportunity. It's a huge opportunity, especially the way Indian economy is growing. So I wish. एग्जैक्टली सर। और अभी इट इज जस्ट नॉट बैंकिंग, अभी ऐसा मतलब बहुत कुछ और भी है। मतलब ऐसा लगता है कि आरबीआई इज जस्ट इकोनॉमी और बैंकिंग के, पर ऐसा लगता है कि वो है, पर बेसिकली एक कंट्री जब इकोनॉमिकली स्टेबल रहती है ना, तभी तो वो बाकी चीजों पे भी प्रॉस्पर कर सकती है। वी हैव सीन वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, अगर एक कंट्री इसी डायमेंशन में सही नहीं है तो बाकी सोशो कल्चरल इकोनॉमिक तो वो तो पॉलिटिकल तो चीजें स्टेबल हो ही नहीं सकती है। तो आरबीआई का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है एकदम, सच में इट इज वन ऑफ द बैकबोन ऑफ द इंडिया अगर कहा जाए तो। बिल्कुल, I totally agree with that. I mean, there is no argument that can be done on that. So, Ila, आपने बताया UPSC में you have been academically very good, then you prepared for UPSC, not able to clear prelims. तो कहीं एक setback था? Was there a kind of a depression creeping in? And if yes, how did you motivate yourself? सर डिप्रेशन अगर टेक्निकली तो पता नहीं, बट ऑब्वियसली सर पहली बार दिल्ली में गई थी मैं कोचिंग के लिए, एंड मैं दिल्ली देखी भी नहीं थी ऑल द टाइम, बस अपने रूम में थोड़ा बहुत जो काम था, मतलब इट वाज लाइक कि बस होल हार्टेडली पढ़ना है, थोड़ा बहुत अपना जो ब्रेक है, बट अब बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, मतलब सच में बहुत मेहनत की थी। बट उसके बाद भी जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो स्पेशली जब मैं हमेशा टॉप टॉप हमेशा आई हैव बीन टॉपर और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है, तो उसके बाद खुद को गैदर करना दोबारा वो काफी मुश्किल था। मतलब लोगों के लिए तो होगा अरे एक एग्जाम का एक फेज नहीं निकला दूसरे साल निकल जाएगा, पर वो एक साल के 365 डेज सिर्फ आई नो कि कितने इतनी से स्लीपलेस नाइट्स, एकदम खुद पे आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। ऐसा लगता है कि हु एम आई, मतलब लोगों को आप देखते हो कि जो आपके साथ के पियर्स है जो वो दे आर एक्सेलिंग इन लाइफ, एंड नाउ ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ स्टेगनेशन में है, उस इनफैक्ट ऐसा लगता है कि डिग्रेड हो रही है। तो मतलब ये 2 साल का 2 प्रीलिम्स नहीं निकला तो दोनों का फीलिंग है ये। तो पर हाँ, फिर पर फैमिली वाज देयर, फ्रेंड्स वर देयर, तो तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। मैंने भी सोचा कि भाई नहीं, ये सब फेलियर्स तो आएंगे ही, बट इट इज लाइक अब तुम वहां से डील कैसे करते हो, मतलब हारता हर इंसान है कहीं ना कहीं। वो बोलते हैं ना कि वो गिर के उठ के चलने वाले को सिकंदर कहते हैं, तो वन ऑफ दोस थिंग्स, स्पेशली फैमिली, आई वुड से फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब दे हैव बीन रियली उनको, मतलब मैंने देखा है जब मेरे रिजल्ट्स आते थे प्रीलिम्स के, आई हैव सीन ऐसे वो नम आंखें मेरे पापा मम्मी की, एंड यू नो जैसे फेस की हमारी बेटी तो इतनी हार्ड वर्किंग है, वो होता है ना हर पेरेंट्स का, आंखें अभी भी नम थी इस बार रिजल्ट में, बट यू नो दैट खुशी के आंसू और वो द सेटिस्फैक्शन द उनका वो मतलब आई कैन नॉट जस्ट एक्सप्रेस उनकी खुशी। अब ऐसा लगता है कि अब वो जो टाइम था, अब वो ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अब पहुंच गया ना बहुत अच्छी जगह। तो ऐसे कि पेशेंस और परसिवरेंस रहता है और इंसान मेहनत करते रहे तो थिंग्स डू फॉल इन प्लेस, मे बी लेटर बट डेफिनेटली दे डू फॉल इन प्लेस। नहीं, I can understand your feelings, और ये बोलते बोलते आपकी आंखें भी थोड़ी नम हो रही हैं, but I think it's truly deserved. I mean, so ये सारा अब हमें ये feelings हमें express करनी चाहिए, और इनको हमें मतलब ये कहते हैं ना कि इसको फील करना चाहिए। that is all about success, है ना। अगर हम सक्सेस लेकर बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे तो वो मजा भी नहीं आएगा। बहुत सही। आपने बताया आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सो व्हाट डू यू सी द रोल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट इन प्रिपरेशन? मतलब बहुत बार आई सी पीपल बिकमिंग टोटली they go into oblivion with their books in their rooms. They do not do anything, do not talk to people. So what is your stand on this? What is the role of human element, maybe of friends, families, mentors? तो ह्यूमन एलिमेंट तो मेरे ख्याल से, एक तो मैं खुद ही थोड़ी सोशल हूँ तो मैं अकेले तो रह नहीं सकती हूँ, आई नीड टू इंटरेक्ट विद पीपल। मुझे तो मेरा था कि भाई मेरे को इतना ज्यादा देर तो पढ़ नहीं सकता, इंसान का ब्रेन कंसंट्रेट ही नहीं रह सकता कि 15 घंटे थे, तो मैं कभी नहीं पढ़ सकती। मेंस के लिए मैंने सिर्फ 8-10 दिन पढ़े हैं, वो जो 18 डेज थे। मेरे ख्याल से अगर मेंटर हो जो आपको गाइड कर सके, आपके पेरेंट्स हो जो सपोर्ट कर सके, उनसे बात करके काफी अच्छा लगता है। मतलब जब भी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द फेजेस, आई हैव रियली गुड फ्रेंड्स, वो कभी भी चाहे रात में कुछ हो, मतलब दे आर ऑलवेज देयर, टॉकिंग टू देम दैट इज लाइक मेडिसिन टू मी। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बात करके, एंड दे आर देयर टू लिसन, पेरेंट्स आर देयर टू लिसन। तो इनसे बात करके आपको हमेशा लगता है कि नहीं, देयर आर पीपल, तो खुद पे फेथ बना रहता है। दे गिव यू द स्ट्रेंथ टू यू नो कंटिन्यू एंड कैरी ऑन। जब भी मतलब ऐसे कई बार हुआ है कि खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट आई हैव सम रियली गुड फ्रेंड्स, एंड यू नो कि वो मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने क्या क्या अचीव करा है इन द पास्ट और किस किस सिचुएशन में कभी कभी किया। तो
फिर वो कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप करते हैं। तो ह्यूमन एलिमेंट तो बहुत ज्यादा बड़ा है मेरे लिए पर्टिकुलरली, आई गेस। Yeah, obviously it is, and I've talked to many people, friends, families, mentors. They play a huge role in your preparation. Ultimately, effort is yours, but all is that they can help you, they can motivate you. चलिए बहुत थोड़ी नेगेटिव चीजों की बात की है, थोड़ी पॉजिटिव चीजों पे आते हैं। तो इला, कैन यू टेल मी द 3 टॉप मोस्ट थिंग्स दैट यू फील मेक यू स्टैंड वेयर यू आर टुडे? ओके सर, फर्स्टली आई वुड से कि बुक्स के पीछे नहीं भागी मैं। मुझे पता था कि कम समय है, तो आई नीड टू स्टडी सिलेक्टिवली एंड स्मार्ट। तो उसके लिए मैंने एडोटैप का कोर्स मैंने सर्च किया था। तो मेरे को आपका मतलब एडोटैप का कोर्स काफी अच्छा लगा था, तो आई परचेज्ड इट। और उसमें मैंने देखा कि काफी कंटेंट बहुत प्रिसाइज है, उतना ही जरूरत भी है, और काफी वेल स्ट्रक्चर्ड है, एंड स्पेशली टेस्ट काफी थे उसमें। तो मतलब ये दो, एक तो प्रिसाइज, मैंने था कि इतनी चीजें पढ़नी है पर बहुत बार पढ़नी है, इसी को रिवाइज करना है। तो एक वो था टेस्ट देने। लोग पढ़ाई करते रहते हैं और टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो आई गेव वेरियस टेस्ट, फेज 2 के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी काफी सारे मॉक्स दिए मैंने। तो ये दोनों चीजें। और थर्डली वुड बी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे आप कर सकते हैं सही से, मतलब प्लानिंग द थिंग्स। जब मेंस का था तो सिर्फ 18 दिन बचे थे रिजल्ट और फेज 2 के बीच में, और मैंने तब तक सिर्फ मैनेजमेंट खत्म किया था अपना, क्योंकि वो मैं पहले पढ़ चुकी थी। तो और इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हुआ था। पर तब प्लान करना, मैं हर दिन सोने से पहले मैं पता था कि आज क्या किया, वो हो गया है कि नहीं, नेक्स्ट डे कैसे करना है, क्योंकि आई डिवाइडेड माई डे कि कुछ नया, व्हाट टू स्टडी न्यू, व्हाट टू रिवाइज, एंड टेस्ट टू गिव। सो एवरी डे आई यूज्ड टू गिव सम और द अदर टेस्ट, चाहे ऑब्जेक्टिव के हो चाहे किसी और चीज के हो। तो दैट रियली हेल्प। ये बहुत सही है। जब आप ये चीजें बता रही हैं ना, मुझे वही मिस्टेक्स याद आ रही हैं जो हमारे एस्पिरेंट्स करते हैं। वी कीप रिसीविंग ईमेल्स के इवन दे बाय द कोर्स, देन आल्सो दे आर रनिंग बिहाइंड द बुक्स। भाई एक सोर्स फॉलो करो, either you go with the course whatever you have purchased, or go with the books. You cannot complete both of them. Trust in whatever you are doing. Then mock test revision, many of the candidates leave it till the last time, right? के Yes, end में करेंगे पूरी preparation हो जाए, and you are never able to do full preparation. yes, sir, exactly. And third, which you have told it very well, is priority or time management. You need to prioritize that what is important. People start with ESI, static, and they leave FM. So you need to work upon these 3 points, which are very well summarized by Ila, because these are very common mistakes. I know if you can avoid them, at least you can save 2-3 months in your preparation if you are preparing for 6-7 months. So please आप इन points पे ध्यान दीजिएगा. And Ila, any stress buster you had when you were preparing? It must have been stressful after a lot of failures, no? Then suddenly you realize कि यार अगर इसमें भी नहीं हुआ तो क्या होगा? Because you suddenly have hope कि यार RBI तो करना ही करना है अब. And then Yes, sir. at the same time थोड़ा stress भी आता है कि अगर नहीं हुआ, इतनी मेहनत कर रहे हैं. Any stress buster you had during your preparation? The stress buster, I love dancing. तो for me dancing was the one. उससे बहुत खुशी मिलती थी। दूसरा being with family and friends, talking to them, ये मेरे लिए हमेशा stress buster था, या listening to music maybe, ये सब। बहुत सही। तो स्ट्रेस बस्टर आप लोग जरूर कुछ ना कुछ आप अपनाइए। स्ट्रेस बस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टडिंग. Some people think that it's a time waste to engage in something which is not productive for your exam, but let me tell you, I mean, it increases your efficiency by many folds. ठीक है? ये सब एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। मेरी मम्मी कहती थी कि वो आरी की धार टेस्ट कर देता है, कि उससे अब आप बहुत एफिशिएंटली, अब मतलब भले आप कम आवर्स पढ़ो, 6-7 आवर्स पढ़ो, बट वो रिटेंशन प्रॉपर होता है, और बहुत सही से आप पढ़ पाते हो, क्योंकि आप खुशी से पढ़ते हो। उसके बाद योर हार्ट इज एक्चुअली इनटू द स्टडी। वरना कई बार ऐसा होता है कि बुक्स खोल लिए, बैठे हैं, अरे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं होता ना जब आप बैठे हुए हैं और कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी दोनों काफी इंक्रीज करता है। So Ila, my next question is, you told us now you purchased our course, but I want to know specifically ask you about, so primarily what was your main source of preparation? ओके, सो मेन सोर्स वाज एडुटैप, क्योंकि फेज 2 तो मैंने पूरा का पूरा मटेरियल से ही पढ़ा है, क्योंकि बहुत ही क्रिस्प प्रिसाइज था, और टेस्ट थे बेसिकली। और टेस्ट तो मैंने थोड़ा फाइनेंस में थोड़े कम, पर मैनेजमेंट मैंने काफी टाइम दिया के पढ़ा था, तो काफी टेस्ट दे पाई। और टेस्ट इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपको चेक्स देने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा मेंस के लिए भी, जैसे करंट अफेयर्स अगर मैं बोलूँ, तो उसके लिए कुछ मल्टीपल साइट्स के मुझे जो मिल सकते थे। मैं न्यूज़पेपर थोड़ा अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक तो टाइम कम है और रेट ऑफ रिटर्न था नहीं इतना।
तो मैं जो कुछ कोचिंग मटेरियल्स के क्वेश्चंस मिल सकते थे वो, और मेंस के पहले मुझे याद है कि एडुटैप का सेशन आता था हर दिन। एक तो था कि हाउ टू प्रायोरिटाइज, कौन से टॉपिक्स पहले पढ़ने, तो उसने मुझे काफी हेल्प किया था कि हाउ टू सेलेक्टिवली स्टडी। सेकंड की करंट अफेयर्स, स्पेशली मैंने एडुटैप के वो जो रोज के आते थे ना कि एएसआई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एफएम के, तो उसके मैं वीडियो तो कई बार नहीं देख पाती थी, पर मैं पीडीएफ जो आता था ग्रुप पे, मैं पीडीएफ पूरा बाय हार्ट कर लिया था मैंने। तो वो कुछ 15-20 ऐसे स्लाइड्स, और उसमें ऑलमोस्ट किसी में 50, किसी में 60 से काफी सारे क्वेश्चंस थे और काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज था। तो उससे मैंने पूरा करंट अफेयर्स जो फेज 2 के लिए है वो उसी से कवर किया था, और फेज 1 के लिए भी ये डिफरेंट साइट्स ही यूज की थी। मतलब मैंने थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग ज्यादा की है कि फेज 1 के लिए स्पेशली की मॉक्स दे दिया, और अब मैं सोच रही हूँ कि किस तरह से इसको अप्रोच करना है। जैसे फेज 1 में मुझे ना पता था कि कुछ तो जैसे रीजनिंग, कुछ बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, पर ऐसे है ना कि अगर आप फंस गए उस क्वेश्चन में और आप नहीं सॉल्व कर पाए तो फिर आपके 5 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं और आप बना भी नहीं सकते। तो मैंने मॉक्स देके एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं एक या मैक्सिमम 2 फुल लेंथ क्वेश्चन ट्राई करूंगी, और बाकी जितने छोटे छोटे जो क्वेश्चन है सिलोजिज्म की काफी सारे आते हैं, तो उस पर काफी ध्यान दिया, यूट्यूब से पढ़ा, तो उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकूं। तो ये एक ऑप्टिमम मुझे पता था कि कितने अटेम्प्ट करना है मेरे को, तो वो एक मैंने ये स्ट्रैटेजिकली थोड़ा अच्छा लगा मुझे, और उसने रियल पेपर में हेल्प किया, क्योंकि मैं सोच नहीं रही थी कि अरे इसको बस आ गया है तो कर लो। मैं सच में मैंने चूज करके के काफी क्वेश्चंस किए थे कि अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, अब मैं पूरे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस करूंगी, और फिर से टाइम बचा तो एक लॉन्ग क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करूंगी। तो मैं फंसी नहीं किसी क्वेश्चन में, मतलब टाइम वेस्ट ही नहीं हुआ मेरा फेज 1 या कहीं भी। तो इस तरह बेसिकली से मतलब जो मतलब आप जो काफी लोग अपना फेज 1 में पजल्स में टाइम वेस्ट कर देते हैं, यू ऑलमोस्ट टारगेटेड द शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट एंड इफ देयर वाज टाइम यू वेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। यस सर, लॉन्ग एंड शॉर्ट का मेरे को लगता था कि मैं एक ही लॉन्ग अटेम्प्ट कर पाऊंगी वो काफी, क्योंकि आरबीआई की लोगों को मतलब आरबीआई की रीजनिंग और क्वेश्चंस थोड़े टफ तो रहते हैं, मतलब वो इस तरह के नहीं, आपको 3 पैरेलल मतलब काफी काफी टफ और ट्रिकी रहते हैं, मतलब उसको सॉल्व करना खुद में काफी टाइम टेकिंग है। तो पर मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कर पाई थी, एक या दो इनफैक्ट, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस में जितने ज्यादा अटेम्प्ट कर पाई उतने मैंने ऐसे ईगल आई अप्रोच थोड़ा फॉलो किया था कि उनको सब सर्च कर करके किया कि एक इजी क्वेश्चन तो ना छूटे कम से कम मेरा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, filtering them out, filtering the easy questions and attempting them to maximize your score. So to our viewers, I would like to tell Ela had a score of 74 in phase 1. Cutoff was around 65, so she comfortably cleared the cutoff. Ela, now coming on to the other part of phase 1 preparation, you told about quant and reasoning, you did reverse engineering, picked up some easy questions. What about GA? GA is something which is having huge weightage, 80 marks, and it is something which is really vast. What was your strategy for GA first of all? सर जीए इस बार तो थोड़ा टफ भी आया था, क्योंकि Hmm. इस बार के क्वेश्चंस एकदम वन लाइनर नहीं थे, इस बार थोड़ा यूपीएससी के टाइप के क्वेश्चंस थे, और यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी थोड़ी हेल्प किया, क्योंकि काफी सारे जो क्वेश्चंस थे काफी लॉजिकल से थे, तो उनको सोचने उनका एक प्रीवियस नॉलेज ऑफ यूपीएससी था जो मैं पढ़ती थी, करंट अफेयर्स रिविजन के आते थे, या और भी एडुटैप के या और एक दो मैगजीन्स के, तो उससे वो जीए के क्वेश्चंस करना आसान था क्योंकि लॉजिकल ज्यादा थे। और बाकी मैंने वही थोड़ा डिफरेंट कोचिंग के मटेरियल से ही जीए को पढ़ा है ज्यादातर, तो जीए के लिए तो सर यही। तो रिटेंशन के लिए क्या किया आपने जीए कि आपने चलो काफी सोर्सेस से पढ़ा, क्योंकि रिटेंशन इज वन ऑफ द मेन चैलेंज व्हेन यू रीड जीए. whole set of facts are there which are way difficult to remember for a normal memory. So anything Yes. special you did for retention of those things? सर आई गेस मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए थे, कि मुझे पता था कि रिविजन इज द की, जरूरी नहीं कि मैं जितना पढ़ लूँ उतना याद, कि ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि मैं जितना पढ़ रही हूँ ना उसके क्वेश्चन मेरे से गलत नहीं होने चाहिए। तो आई ट्राइड रिवाइजिंग जितना मैं कर सकती थी, तो रिविजन इज द की आई गेस। तो हाईलाइट करके मैं जितना ज्यादा फ्रीक्वेंट कर सकती हूँ कि अच्छा ठीक है 2-4 टॉपिक्स पढ़ लिए, अब उसको क्लब करके एक बार एक क्विक लुक कर लिया, फिर 2-4 पढ़ लिए, फिर रिवाइज कर लिया, तो इससे एक वो आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इम्पिंज होता रहता है बार बार, तो ये है। MCQs का कोई रोल, do you see the role of MCQs in your retention for GA? एमसीक्यू यस सर, मैंने काफी सारे टेस्ट भी दिए थे, तो ये टेस्ट से आपको पता चलता है, और आप कई बार एक कैलकुलेटेड गेस वर्क भी होता है, तो ये इससे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, इनफैक्ट टेस्ट तो हर फेज ऑफ प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से और कई बार लोग टेस्ट को अंडरमाइन कर देते हैं, तो ये टेस्ट तो आर रियली रियली इम्पोर्टेंट। Or when you appeared in the phase 1 paper, it was really tough, way above expectations, and we have seen even the cutoffs becoming almost half, so यस we can just guess the difficulty level of the paper.
from Yes, the sir. cutoffs itself. So what were the emotions that you were going through in the exam when you were sitting there? क्या UPSC नहीं हुआ, अब ये RBI भी गया लगता है. और हाँ सर, मतलब पेपर देख के फेज 1 में, वो भी फेज 1 में. हाँ कैसी सर, फीलिंग आ रही मतलब थी? ऐसे सर देख के थोड़ा सा शॉक तो लगा अचानक से कि जे भी इट वाज टफ. तो अचानक से तो लगा, बट फिर मैं सोची कि थोड़ा 1 मिनट का शांत लिया, थोड़ा गहरी सांसें ली और सोचा कि अगर मेरे लिए टफ है ना तो सबके लिए टफ है, तो कोई बात नहीं. जितना हो सकता है उतना करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, मतलब दिमाग लगाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि टेंशन में दिमाग ही नहीं चलता है. हो सकता है कि क्वेश्चंस दिखें आपको बड़े, पर कुछ छुपा हो जो बहुत आसान हो कैच करना. तो मैंने इसलिए थोड़ा काम किया, खुद को 1-2 मिनट लेके और फिर वापस शुरू किया. और फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना भी टफ नहीं है, मतलब जितने आते हैं एटलीस्ट वो क्वेश्चन मैं सही से कर सकती हूँ. कुछ क्वेश्चन तो लीव करना ही पड़ेगा, बाकी तो आई ट्राइड टू बी काम. और फिर उस कामनेस ने मेरे को पेपर करने के लिए, हाँ कि हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा. बस पूरे पेपर ये सोचा है हर इंटरमीडिएट टाइम में. मतलब अपना बेस्ट दो, यही मंत्र रखा. यस And moving on to phase 2. So first of all, when you appeared for phase 1, you might be confused, okay, whether I would clear or whether I would not clear. So यस सर, स्पेशली क्योंकि और टफ था पेपर, तो इसलिए. so till the time result came for phase 1, were you preparing for phase 2 or you were not doing anything, you were just tensed? हाँ सर, थोड़ी टेंस थी और इसका समझ नहीं आना था, तो पता नहीं, मैं इसका तो पढ़ नहीं पाती. थोड़ा बहुत मैं यूपीएससी था तो ऐसा लगा कि यार अब ये गया तो एटलीस्ट यूपीएससी के लिए पढ़ लेते हैं. तो एक सब्जेक्ट शुरू किया था मैंने, बस थोड़ा बहुत पढ़ना ही. तो पर फिर रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था. तो एक फिर तो रिजल्ट के बाद जब देखा कि अरे नाम तो है तो फिर लगा नहीं, अब फिर 18 दिन बचे थे. तो फिर मैनेजमेंट तो मैं कवर कर चुकी थी, इकोनॉमिक्स भी यूपीएससी में हो चुका था, फाइनेंस वाज अ मेन टास्क, और सोशल इश्यूज करना, करंट अफेयर्स करना और प्रैक्टिस करना, ये चीजें करनी थी और 18 दिन बचे थे. तो मेरे ख्याल से मैंने काफी स्मार्ट स्टडी की है, कि प्लान किया पूरा कि हाउ वुड आई डू दिस. और फिर पता चला कि वर्ड लिमिट भी है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइपिंग प्रैक्टिस भी करनी थी. तो मैंने अपना डे काफी प्लान किया था कि इतने में इतने घंटे कुछ नया पढ़ूंगी, इसमें कुछ रिवाइज करूंगी. और टेस्ट टेस्ट तो देना ही देना था मुझे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव था, तो टाइपिंग और एक्सप्रेशन को चेक करना था. तो उसके लिए आई रियली प्लान्ड माय डे. तो दैट अकॉर्डिंगली फिर आई प्रिपेयर्ड. Right. So now we will move on to the phase 2 discussion. So phase 2 mein, first of all, the paper for the first time became descriptive. Though you had a UPSC background, so aapko thoda sa, you must have felt, okay, it's good for me, right? But overall, there are many key factors when you start preparing for descriptive paper. Like first is typing speed. Yes, sir. So normally we do not have good typing speed. We all see on the keyboard while typing. I mean, we are not like Yes, that sir. professional typist. ऐसे चल रहा है. So did you do something to increase your typing speed? तो मैंने YouTube में सर्च किया हाउ टू टाइप फास्ट, पर उसमें ऐसा था कि ऐसे ये बटन ऐसा, बस दैट वाज सर, वो कर ही नहीं सकते थे. तो फिर मैंने सोचा कि 18 दिन में मैं टाइपिस्ट तो बढ़ने से रही, पर यह है कि और मैं थोड़ी टेक से भी इतनी हूँ नहीं, तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, पर डिस्क्रिप्टिव है तो पढ़ना तो है ही. तो मैं नोटपैड जैसे इंटरफेस होता है, मैं बस खोल लेती थी उसको हर दिन और कोशिश करती थी टाइप करने की. तो मैंने हर दिन टाइप किया, तो बाय द एंड ऑफ द डे मेरी टाइपिंग स्पीड खुद ब खुद नेचुरली, मतलब मैं देख के टाइप करती थी ऐसे 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 नीचे देख के, पर ठीक है. मैं कम स्पेलिंग मिस्टेक करती थी, मैं धीरे धीरे थोड़ी इंक्रीज कर लेती थी. और मेरे को पता था कि जैसे कि हमें था कि 600 वर्ड लिखना है आपको 15 मार्कर के लिए और 400 वर्ड फॉर 10 मार्कर. एंड आई न्यू कि आई वोंट बी एबल टू राइट दिस मच, बट वन थिंग आई हैड इन माइंड कि उस पर्टिकुलर टाइम में मेरे को चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और अपना क्वालिटी वाइज आंसर लिखना है, कि वर्ड लिमिट के पीछे नहीं भागनी, क्वालिटी मेंटेन करना है. तो इतनी टाइपिंग तो मैं कर ही लूंगी. तो वो धीरे धीरे विद टाइम माय टाइपिंग इम्प्रूव, क्योंकि मैंने हर दिन प्रैक्टिस की है टाइपिंग की. तो एंड उस दिन भी काफी इट वाज गुड. Good. So guys, that is the only way. There is not going to be any miracle and which will help you to just increase your typing speed in descriptive writing or your expression in descriptive writing. It will come with time. So please practice daily. ठीक है, आपको एस्पिरेंट्स क्लियर जिन्होंने एग्जाम किया वो भी एडवाइस दे रहे हैं, तो हमारी एडवाइस नहीं, तो एटलीस्ट आप इनकी एडवाइस मानिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए. It is just a resistance from inside. It's a psychological barrier that you are not able to write. Trust me, once you start writing, you will start enjoying it and you will start writing even on other things. And you talked about word limit, Ila. Word limit was like, no, out of proportion this time. 600 words for 15 markers, 400 words for 10 markers.
So it's almost like writing 2,000 words in 90 minutes, which is 90 minutes. Huge task. Huge task. Really. it's almost near to impossible unless and until, as I said, you're a professional typist and you have a super robo like mind that you're just thinking and taking everything out. But did you stick to the time limit? Did you write answers in 600 words and 400 words for 15 marks and 10 marks respectively, or did you write less? No, sir, I wrote less because I knew that it is not possible for me. But when I was doing the practice for typing, I did it on with time limit. So I knew कि 90 minutes है तो 4 क्वेश्चन है मतलब मोस्टली 15 minutes for a question. तो कोशिश करती थी कि उस टाइम लिमिट में मैं कितना टाइप कर सकती हूँ. तो फिर मैं काउंट भी करती थी क्योंकि नोटपैड में तो वो दिखाता नहीं है टाइमर. इन द एग्जाम वो आपको वर्ड काउंट दिखाता है कि दिस मच वर्ड्स टाइप. तो मैं टाइप अपना कैलकुलेट करती थी मतलब काउंट करती थी कि मैं कितने वर्ड्स लिख रही हूँ और दिन ब दिन वो थोड़े इम्प्रूव होते ही रहते थे. पर इन द रियल एग्जाम भी मैंने अपना क्वालिटी पे फोकस किया एंड नॉट ऑन द वर्ड्स. मतलब 600 वर्ड्स के लिए आई रोट अराउंड आई गेस 450 to 500 वर्ड्स एंड नहीं 450 to 500 वर्ड्स एंड फॉर 10 मार्कर 330 to 360 वर्ड्स. तो आई गेस दिस आई डिड बिकॉज आई फोकस ऑन क्वालिटी मोर कि पहले ही स्ट्रक्चर कर लिया था दिमाग में आंसर को और फिर उस अकॉर्डिंग लिखा. और वो इंटरफेस अलाउ भी नहीं करता कि आप बहुत कुछ अच्छे से प्रेजेंट कर सको. बट व्हाट आई डिड वाज कि पैराग्राफ में नहीं लिखा मैंने. आई रोट इट पॉइंट वाइज जैसे 1 1.1 1.1 ऐसा थोड़ा ताकि उसी इंटरफेस में हाउ टू प्रेजेंट इट मोर एफिशिएंटली कि उसका काम कैसे बेसिकली एग्जामिनर का वर्कलोड कैसे कम करते हो. क्योंकि अगर उसको और ढूंढना पड़ेगा वो पैराग्राफ में जो उसका आंसर है तो it won't give marks. उसका काम आप जितना आसान करोगे जितना पॉइंट वाइज लिखोगे तो it makes the work easier. So this I followed. That's a very interesting comment. You wrote point wise. Normally people write in paragraphs. So I'll make a note of it. Maybe I'll tell my students that point wise can also work. And what are the elements of writing a good answer? मतलब ये चीजें सबको पता है, intro, body, conclusion, but still, I mean, something which you have learned during this preparation. If I can do this, my answer would be more readable, my answer would be more enjoyable, my answer would be more impressionable. Can you tell me some tricks or something that you have learned with respect to writing a good answer? Sir, मेरे ख्याल से I focused more on how to interlink कि अगर उसने आपसे एक चीज पूछे तो how to interlink it with various topics and to make it more lively and more enjoyable. I guess कि examples play a main role and एडी टाइप के materials में मैनेजमेंट और बहुत अदर चीजों के लिए काफी सारे एग्जांपल्स थे. जेफ बेजोस के, नारायण मूर्ति सर के या अंबानी के. तो जैसे कि ऐसे आया था तो कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ तो भी टॉपिक था. तो मैंने सोचा कि इसको सिर्फ प्लेन हाँ इट हेल्प्स इट क्रिएट्स न्यू वर्ल्ड ये सब तो नहीं लिखना है. तो वो तो बहुत ही मोनोटोनस होगा. तो आई थॉट कि क्या लिखूं. तो मैंने स्ट्रक्चर किया काफी टाइम लेके ऐसे और बहुत ही एग्जाम्पल वाइज लिखा कि हाउ हैव दे थॉट एंड हाउ हैज देयर ब्रेनस्टॉर्मिंग चेंज्ड द वर्ल्ड. तो मैंने काफी एग्जांपल्स का यूज किया नॉट जस्ट इन ऐसे बट काफी है मेरे आंसर्स में भी. मैनेजमेंट के आंसर में तो मेरे आधा आंसर तो मेरे ख्याल से एग्जांपल्स और इंटरलिंकिंग से भरा हुआ था. तो दैट आई गेस दैट प्लेड अ मेन रोल. जैसे एक पावर्टी वाला क्वेश्चन आया था कुछ तो मैंने उसमें बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स और इस तरह की काफी चीजें मेंशन की थी जो इधर. तो एक इंटरलिंकिंग एंड कोटिंग एग्जांपल्स आई गेस दैट मेक आंसर more presentable, more enjoyable. So, I mean, if I need to summarize, guys, obviously body introduction, structure, I mean, that is all cliched, but what she's saying is integrate a lot of facts to support what you are writing. And if it is management where there are no facts, integrate a lot of examples. Yes. Examples of famous personalities, famous organizations like Infosys, TCS, Bajaj Auto, Mahindra, famous personalities like Ratan Tata, Dhirubhai Ambani, Mukesh Ambani, Jeff Bezos, anyone, right? So that is up to you. Whom do you admire and about whom do you know? Because then only you will be able to write. So that's a very good advice. Now coming on to FM, Ila. Now FM, again, it's something which is very vast, right? So FM में first of all for objective part, I hope कि आपने you would have read all the material and that would have helped you to answer all the questions. But for subjective part, do you think in FM the importance of current affairs is there in the descriptive part, or even the descriptive part of FM is purely static? No sir, I guess कि descriptive is also dynamic because static may have you static से आपको एक strong base मिल जाता है
पर डायनामिक तो रहता ही है, जैसे कि क्वेश्चन जो आते हैं वो बजट पे या बहुत वर्टिकल डेवोल्यूशन, या जैसे कुछ स्टैटिक भी आते हैं, मैनेजमेंट तो स्टैटिक ही है, बट फाइनेंस में भी देयर इज अ मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक, करंट के बेस पे स्टैटिक आता है मेरे ख्याल से, परफेक्ट मिक्स रहता है दोनों का, तो आई गेस दिस। And in FM overall, how do you see the weightage of static part and current affairs overall? I know, I mean, it cannot be told exactly in percentage because now there is descriptive part also. But overall, if you have to devote your time, say 100 minutes for preparation of FM, how much would you give to static part? How much would you give to current part of FM, not of ESI as of now? Sir, I guess mostly to the static part and some 30-40% to the current part. 70-30, I would say. Yes, sir. And what's the ratio of the same thing if I ask it from ESI perspective? In ESI, it is more of a current base, but having a static base, so it will be hard because something are just not static. They are both in current and static, I guess, both. But in ESI, current has a main role, I guess. So basically, in ESI, you need the static part just to have the base, just to have some things written in your answer, but more or less it has to be more factual, the answer, more current oriented. Yes, not more factual, but I guess more current oriented. Yeah, I mean, factual in the sense I'm talking about facts from the reports or schemes which are currently in news. फैक्ट्स तो सर मैंने थोड़े कम ही यूज किए क्योंकि मेरे को इतने याद नहीं थे, थोड़े बहुत आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट जितना मेरे को, मैं कुछ याद करके गई थी और था कि इसको कहाँ यूज कर सकती हूँ, बट बेसिकली वो किस तरह से लिखूं, मतलब हाउ टू मेंटेन द फ्लो और किस तरह से उसको और अच्छा बना सकूं, उस पर ध्यान ज्यादा था, क्योंकि वो जो एडिटाइप के जो मटेरियल्स थे उसमें आई गेस, और आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के सेशंस भी चल ही रहे थे, तो उसमें वो बता रहा था कि किस तरह से और अच्छे से लिखना है, तो उसमें आई गेस वो कवर अप आराम से हो जा रहा था, तो वो करंट और स्टैटिक दोनों को साथ में लेके चल रहे थे। So this. And then coming on to the last part of phase 2, descriptive English. So descriptive English के लिए आपने, did you do some special preparation or it was all like practicing writing again and again? Sir, actually I have been a board topper and I am an ICSE student. तो हमारे में ऑलरेडी इंग्लिश का काफी अच्छा रोल रहता है, काफी एसेज लिखने होते हैं हमारे एग्जाम्स वगैरह में, तो वो एक स्किल तो अच्छे से थी, एंड आई न्यू कि इंग्लिश इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ माइंड, बट आई ऑल्सो न्यू कि दैट इज अ लॉन्ग बैक टाइम, तो अभी मुझे इस पर इम्प्रूव भी करना है। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने टेस्ट दिए इंग्लिश के जितने हो सकते थे, ताकि मैं और फिर प्रेसी वगैरह के लिए थोड़े वीडियोस देखे, एडिटैप्स के जो टेस्ट आते थे वो मैं रोज देती थी कि मैं कैसे और बेटर प्रेजेंट कर सकती हूँ। प्रेसी में इनिशियली थोड़ी खराब लिखती थी क्योंकि ये वही इधर से वो बोलते ना सेम वर्ड कॉपी नहीं करना है, तो पर कई बार वो सेम सेंटेंस आ जाता था, आप उसी को स्मॉल कर देते हो, पर प्रेसी में उसी को स्मॉल नहीं करना है, उसमें अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिखना है। तो एक वो प्रेसी आई डेवलप्ड ओवर द टाइम, वो प्रैक्टिस से आया, पर आई ऑल आई डिड वाज प्रैक्टिस। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का काफी बड़ा रोल था मेरे फेज 1 में और इधर के भी टेस्ट में। Overall, Ila, retention is one of the major challenge, whether in phase 1 or phase 2. Any tips for retention? सर आई गेस मैं इंटरमीडिएट रिवीजन करती रहती थी, कुछ जैसे मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए, और मैं कई बार जंबल करके पढ़ती थी, जैसे एक ही सब्जेक्ट नहीं, वरना वो मोनोटोनस हो जाता है। मैनेजमेंट बहुत मजा आती है पढ़ने में, फाइनेंस और ये कुछ थोड़ा बोरिंग हो सकता है, तो मैं थोड़ा मिक्स बना के पढ़ने की कोशिश करती थी और फिर रिवाइज करती रहती थी। तो इंटरमीडिएट रिवीजन से वो रिटेंशन में काफी हेल्प मिलती थी। मैं कभी घर वालों से मिलने आती थी तो बता देती थी कि देखो ये वाला इंडेक्स में ऐसा है, तो उनको याद हो जाता था, फिर मैं बोलती कि पूछ लेना मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी। तो इस तरह से आई ट्राइड कि मैं रिकॉल करते रहूं उसको अपने मन में। रिवीजन आई गेस, रिवीजन इज द की, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, लर्निंग मोर इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिवाइजिंग इज इम्पोर्टेंट, कि रीइंफोर्स होते रहे वो सारी चीजें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये चीज हम शायद हर इंटरव्यू में हर साल सुनते हैं, तो प्लीज फोकस ऑन योर रिवीजन। एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इन्वॉल्विंग योर मदर एंड फादर। कि मम्मा पता है पॉवर्टी इंडेक्स पे ये हमारे कंट्री में इतने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, एंड मम्मा इज लाइक वाओ ठीक है बेटा। और इससे क्या है ना, आपको भी याद हो जाता है, वो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपने डिस्कस कर लिया। देते हो एग्जैक्टली। और ये बिग डैडी मॉक टेस्ट भी आपने हमारे दिए थे, तो उससे भी आपको हेल्प मिली? यस सर, क्योंकि वो एक पूरा फुल लेंथ आया था, और मेरे ख्याल से फेज 2 में सबसे बड़ा हर्डल तो ये है कि आपको 5.5 घंटे लिखना है, और नॉट लिखना, टाइप करना है।
मतलब फर्स्ट पेपर तो 2 आवर्स का होगा, पर फेज 2 के पेपर 3.5 घंटे कंटिन्यूएशन में रहते हैं, एंड दैट आई कैन टेल यू बहुत एग्जॉस्टिंग था, बहुत एग्जॉस्टिंग रहता है। तो उसके मैंने जब दिया, और मैंने एकदम मॉक दिया था कि 2 घंटे ये सही दिया एंड 3.5 घंटे कंटिन्यूएशन में एफएम और इंग्लिश दिया था, एंड दैट रियली हेल्प। एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं बैठ सकती हूँ, इतनी देर लिख सकती हूँ। और कहीं ना कहीं मैं टाइम लिमिट को अधेयर मोस्टली कर रही थी, कुछ 30-40 सेकंड मेरे कम पड़ जा रहे थे, पर वो मैंने एग्जाम डे में वो प्रेशर रहता है ना, तो उसने मैंने काफी हैंडल कर लिया। और फाइनली जब इंग्लिश खत्म हुआ ना उस एग्जाम के दिन, तो ऐसे सब के सब ऐसे ऐसे बैठे हाथ पकड़ के कि हाँ फाइनली लिख पाए, क्योंकि कंप्लीटिंग द पेपर इज इन इटसेल्फ अ चैलेंज तब। एंड मॉक टेस्ट ने उसमें काफी हेल्प की, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस की थे। 2 बिग डैडी नहीं, 2 नहीं, जो एक बिग डैडी टेस्ट रहा था, और बाकी काफी सेक्शनल टेस्ट तो आपके चल ही रहे थे, तो वो आई प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। और नॉट जस्ट प्रैक्टिस, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी भेजे थे कुछ मेरे आंसर्स कि चेक करो और मेरे को बताओ कि किस तरह से है ये, तो उनके काफी सजेशंस जो थे वो काफी फ्रूटफुल थे। उससे मैंने प्रेसी पे इम्प्रूव किया अपने, जिससे कि एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर और सेक्टर, तो मैं वर्कर पे लिख रही थी और सेक्टर पे, तो उसने बोला कि तू उस पर ध्यान दे। तो ऐसे छोटी 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 चीजें होती है, तो मैंने टीम वर्क को यहाँ भी यूज किया आई गेस, कि किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकूँ खुद को। बहुत बहुत अच्छा. I think that's a very good suggestion. When you're practicing for descriptive writing, even your mentors can give you a limited feedback, right? So यस collaborating with your friends is always recommended, because कई बार हमें लगता है कि ठीक है यार ये क्या फीडबैक देगा, बट sometimes you get valuable feedback. आप उसको अगर 2 मिनट सुन लेंगे, कुछ नहीं भी काम का बताएगा, it's okay. But if you circulate it to 10 of your friends, maybe 6 will give feedback, maybe 1 will be useful to you, and that one feedback can help you increase your marks by say 3 or 4 marks, right? And your job is done, your purpose is fulfilled. Now यस coming out of the interview part, Ila, so how was your interview first of all? Were you satisfied after coming out of the interview room? यस सर आई वाज, पर उसके बाद फिर वो बाहर काफी सारे स्पेकुलेशंस चलते हैं, तो काफी काफी बीच में लग भी रहा था कि यार वाज इट गुड, वाज इट नॉट, टेक्निकल में कहीं मैंने थोड़ा कम तो नहीं बोला। मैंने 4 महीने थे शायद, तो मैंने इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इंटरव्यू के ही लिए पढ़ा है। तो ऐसा लगा था कि यार इतना सारा टेक्निकल पढ़ लिया, बैलेंस शीट पढ़ ली, और अभी भी टेक्निकल इतना बोला नहीं जितना बोलना चाहिए था, काफी रॉ और काफी कोर आंसर्स थे। तो लगा कि पता नहीं वो किस तरह से होगा, पर देन आई डिस्कस्ड इट विद माय फेलो एस्पिरेंट्स, तो एवरीवन सेड द सेम थिंग कि हाँ यार वो कोर आंसर से निकलते हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग से डेवलप हुए रहते हैं। अब ऐसे वो फैक्ट्स और वो सब तो नहीं बोल सकते इतने ज्यादा। तो दैट वाज गुड, द एक्सपीरियंस ओवरऑल वाज वेरी गुड, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ लाइफ। प्लेसमेंट्स मुझे चाहिए नहीं थे, तो मैं बैठी ही नहीं थी। तो आई वाज रियली नर्वस कि पहला इंटरव्यू, वो भी इतना बड़ा, इट कैन ब्रेक और मेक माय लाइफ। तो आई वाज रियली नर्वस, बट आई गेव वेरियस मॉक टेस्ट फॉर इंटरव्यू, वेरियस, एंड इट हैज रियली हेल्प्ड मी। अपनी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है मेरी बोलने के समय, उसको थोड़ा कम करने में, बॉडी लैंग्वेज में, तो और बहुत सारी और चीजों में इट हैड मेड मी मोर कॉन्फिडेंट। तो उस दिन इट वाज लाइक अरे एक और हिट है, इतने सारे दे चुकी हूँ, बस एक और, इट इज जस्ट एन इंटरेक्शन, एंड दैट रियली हेल्प। तो मैं काफी अच्छे से इसको कर पाई। Overall, एक एक प्रोसेस एंजॉइंग था बहुत ज्यादा मेरे लिए। enjoying process, so you really enjoy. And overall जो actual interview था, was it cordial? यस सर, एक्चुअली मेरा शायद बीबी जोशी सर का पैनल था, तो इट वाज वेरी कॉर्डियल, दे वांटेड टू लिसन। उन्होंने काफी अच्छे से मतलब दे मेड मी फील कंफर्टेबल, काफी अच्छे से वो किया। दे वांटेड टू लिसन, काफी इतना कुछ कट नहीं किया, मेरे को क्रॉस क्वेश्चनिंग थी, पर इट वाज वेरी गुड, मतलब आई रियली एंजॉयड द इंटरव्यू। And was the interview on the same lines scale what you were feeding them? The questions were coming from them. I mean, your सर answers were leading to more questions. Sir, a mix of both, I would say. Which questions were pre-prepared, but some questions did follow my answer previously. Especially some questions on HR, like I had not been working for the past 3 years, तो gap year को explain करना हो, तो उसके follow up कुछ questions थे। या HR में question था कि you have been academically well, हमेशा pointers and everything, always a topper. And then I was very good in various co-curricular activities also. तो ma'am asked me कि tell me one thing which made you do all these things, one quality of Ela. तो दैट एंड थ्रू मॉक टेस्ट आई नोन कि वो मेरा यूएसपी है, और उस क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पे तो खेलना था मेरे को। तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और वो मैम ने काफी फॉलोअप भी लिया उस क्वेश्चन पे कि डेलीगेशन के बाद क्या किया था। तो वो आई गेस वो क्वेश्चन ने मेरे इंटरव्यू को काफी अच्छा बनाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और फिर जैसे कि इस बार एक और चीज थी कि यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा थे, तो उनसे ऑप्शन का भी काफी पूछा जा रहा था कि जैसे मेरा एंथ्रोपोलॉजी है, तो मुझसे पूछ रहे थे कुछ टॉपिक्स पर, उन पे फॉलोअप था।
तो एक मेरे ख्याल से एक होलिस्टिक पूरा पर्सनालिटी चेक हुआ उसमें कि व्हाट आई रियली थिंक। काफी उसमें सबसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग मेरे से इसी एंथ्रोपोलॉजी के उसमें हुई है, टेक्निकल में तो इतनी हुई भी नहीं, पर उसने मेरे ख्याल से एक इंटरव्यू को एक एज दिया होगा। और इस तरह से मैं ऐड भी करना चाहती हूँ, इंटरव्यू से आके काफी एस्पिरेंट्स स्पेक्यूलेट ये भी कर रहे थे कि टेक्निकल में हम इतना नहीं बोल पाए, सीएससी में एक बायस दिखा होगा वी कि वी आर मोर नॉलेजेबल, तो पता नहीं दिखाना चाहिए था। तो आई वुड से कि आप ये सब मत सोचिए, ये सब जो स्पेकुलेशन है मैंने भी बहुत की है, काफी परेशान भी हुई हूँ, पर ये सब कोई काम की नहीं होती है। आप अपना वहाँ इंटरव्यू में हर चीज का बेस्ट पोर्ट्रे करिए, बिना सोचे कि ये टेक्निकल है ये सीएससी है। वहाँ वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, दे वांट टू नो यू, हु आर यू। नॉलेज नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे वो आपकी वहाँ पे। तो आई गेस ये सब स्पेकुलेशंस नहीं करते रहना चाहिए कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, आपको बस अपना बेस्ट फॉर्म दिखाना है वहाँ पे जो आप रियली हो। बिल्कुल बिल्कुल, I mean you should be honest to yourself, that is one thing. You should not try to fool them कि मुझे civil services नहीं आता है, even if you're prepared for 2 years. I think that would in fact give a bad impression कि यार ये Yes, तो exactly. 2 साल कुछ किया है वो भी नहीं आता है, तो how he will और सर handle. यहाँ भी मैं ऐड करना चाहती हूँ कि मैंने मॉक टेस्ट तो दिए मेंटर्स के साथ एंड पर उसके अलावा भी मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ भी मॉक टेस्ट दिए, क्योंकि उनको और तो उसने भी काफी हेल्प किया। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इफ यू हैव फ्रेंड्स तो आप उनको अच्छे से उनसे इस तरह से भी ले सकते हो, मतलब फ्रेंड्स आर रियली कंस्ट्रक्टिव इन लाइफ, मतलब अदर देन फ्रेंड्स एंड इनफैक्ट फैमिली ऑल्सो। ये सब उनके ये फीडबैक ये सब काफी वैल्यूएबल रहते हैं, क्योंकि मेरा ये पहला इंटरव्यू मुझे लगा ही नहीं कि पहला है, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मैं इतना डिस्कस कर चुकी थी, आई हैड नोन माई सेल्फ बहुत ज्यादा अच्छे से। एचआर तो 2-4 ही पूछे, बट मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था वो सारे क्वेश्चंस का। तो मैं बस कि आप ये सब भी यूज कर सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल। और जो मॉक टेस्ट आपने दिए, the mock test you attempted with EduTap, how did they help you? सर दे हेल्प मी वेरी मच बिकॉज द फर्स्ट टेस्ट आई गेव उसमें इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से आंसर करना चाहिए, तो थोड़ा स्ट्रक्चरिंग का और उन्होंने समझाया किस तरह से पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज वाइज करना चाहिए। कभी कभी अचानक से याद ही नहीं आता, पर फिर भी कि थोड़ा पॉज लो, सोचो और फिर आंसर करो। कई बार हम जैसे अगर मेरे को आंसर आता है तो मैं तुरंत बोल दूंगी, बट वो सही नहीं है। उन्होंने बोला कि 5 सेकंड सोचो थोड़ा, ताकि स्ट्रक्चर कर पाओ, ताकि आंसर जो काफी रिफाइंड आए। तो ऐसी कुछ चीजों ने काफी हेल्प किया। फिर मैंने एक सेकंड टेस्ट भी दिया था एडुटैप के साथ, तो उसमें तो इट वाज ऑन 14th अगस्त और फिर मेरा 21st को इंटरव्यू था। तो उसने काफी काफी हेल्प किया था मेरे को, क्योंकि वो काफी आई रियली इम्प्रूव्ड फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो उसने मेरे को बताया कि मतलब आई कैन नॉट टेल यू, उन्होंने काफी बोला कि यू आर एक्सीलेंट, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आरबीआई देयर इज नो वे यू आर नॉट गोइंग इनटू आरबीआई। एंड एक मॉक एक इंटरव्यू के पहले यदि आपको इतना पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो काफी खुशी होती है आपको, कॉन्फिडेंस और आ जाता है आपके अंदर। तो वो काफी अच्छा था, तो उसने काफी हेल्प की मेरी। Physical confidence booster is important for us at every stage of life, and especially in these kind of interviews, which can यस be सर। life-changing experiences. So it is really nice talking to you, Ila, and you have a very charming personality. I'm sure you would have got some very good marks in the interview also. And I wish you best of luck that when you go to RBI, you are able to contribute and you make your mark in that organization. Maybe 20 years down the line, when I'm retired, I'm able to see on TV that hey, this is Ila Sahu, who is next Deputy Governor of RBI. And you have all the elements. You are young, and I wish you best of luck for that. And before we sign off, any message which you want to give to the aspirants? सिर्फ मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है, खुद पे विश्वास नहीं रहता है। ऑल आई वांट टू से इज बिलीव इन योरसेल्फ। कभी कभी रिजल्ट्स शॉर्ट टर्म में नहीं दिखते हैं, बट यू नो द डेस्टिनी हैज समथिंग इन प्लान फॉर यू। मैं आई स्टार्टेड विद सिविल सर्विसेज एंड नाउ आई एम हियर। इट हैज समथिंग गॉट टू व्हेन यू कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर, जब आप हो खुद पे बिलीव रखते हो, यू नो, और पेशेंस और परसिवरेंस, दीज आर नॉट वर्ड्स। मतलब इन 3 years आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स कि हाउ इंपॉर्टेंट दीज आर। तो यू नो कीप प्रिपेयरिंग, क्योंकि मेहनत का फल ना मिलता ही है इन वन वे और द अदर। सीएससी नहीं होता ना तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, क्योंकि दैट हैज हेल्प मी। आई वुड से कि प्लीज लगे रहो, क्योंकि थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। और मेरे पापा हमेशा मेरे को ऐसे बोलते रहते हैं, मतलब इतना अप डाउन हो जाते रहते हैं, तो हमेशा बस ये बोलते हैं कि दिस इज शायरी टाइप ऑफ कि जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत हासिल तख्तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत हासिल तख्तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दिस इज अ थिंग जो हमेशा मैं बोलती थी कि यू नो माय लाइफ इज स्टेगनेंट या ये सब, बट ही वाज देयर कि नहीं बेटा, मतलब यू नो व्हेन यू आर एमिंग फॉर समथिंग बिग, तो यू नो
ऐसे sacrifices तो होंगे ही, but all those things will be worth it. And today all those seem so correct कि मैंने मेहनत की, I took the risk of not having a job and sitting for 3 years and preparing, but at the end of the day it's all worth it. So sometimes take the risk but be practical also. और बाकी things do fall in place, just have faith in yourself and एक अच्छी कंपनी से खुद को सराउंड करिए, अपने पेरेंट्स और फैमिली को कई बार हम अंडरमाइन कर देते हैं कि वो नहीं समझेंगे, एक्चुअली वही समझते हैं और उन्हीं की वजह से यू नो दे आर लाइक वो रॉकेट को जो पुश मिलता है ना, जब वो एकदम ऊपर जाता है, दे आर दोस पुश टू अस. सो यू नो कीप देम इन्वॉल्व्ड और आपको बहुत खुशी होगी एंड यू नो कीप वर्किंग, थिंग्स डू फॉल इन प्लेस. बस यही था मेनली. What a nice thought and what a nice message. I think the best message I have listened till now in all my interviews. Very expressive and very good message, Ila. So once again, I wish you best of luck. अच्छे से करना, नाम रोशन करना अपने मम्मी पापा का, अपने स्टेट का, अपने कंट्री का. और बहुत Yes, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको लेवरेज करना है. ठीक है. yes sir. Thank you. Sure. Bye bye. Thank you sir. Have a Thank you nice so much career. sir. Thank you sir.